हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए क्रिस्टलीय क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, क्रिस्टलीय क्षेत्रीय सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एच ब्रेथ ने सन 1929 में तथा आई वैन ब्लैक ने 1932 में किया था। ये जो सिद्धांत है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, इस सिद्धांत को प्रतिपादन सर्वप्रथम जो एच ब्रेथ नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने, और उसके बाद 1932 में आई वैन ब्लैक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किए जाने के कारण इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। और जो सिद्धांत है आयनिक क्रिस्टलों के लिए ही यूज किया जाता है और प्रतिपादित भी किया गया इसके लिए ही। जब ये यूज किया जाता है तब जाकर के या इसी कारण इसको क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है या कहा गया है। और इसके बाद सन 1952 में ओरगल ने इस सिद्धांत का उपयोग संकुल यौगिकों में धातु लिगेंड्स बंध की प्रकृति स्पष्ट करने के लिए किया। तो देखिए, सर्वप्रथम एच ब्रेथ और आई वैन ब्लैक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने आयनिक क्रिस्टलों के लिए इस सिद्धांत के बारे में बताया। मगर सन 1952 में ओरगल ने इस सिद्धांत का उपयोग संकुल कंपाउंड्स या संकुल यौगिकों के लिए किया और धातु लिगेंड्स बंध की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए किया इसका उपयोग। तो देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक तथा उसके चारों उपस्थित लिगेंडों के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक तथा उसके चारों ओर उपस्थित लिगेंडों के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। यानी कोई भी क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत यानी कि मुख्य रूप से कोई भी धातु है जिसका केंद्र में सेंट्रल पॉइंट में धातु के आयन और उसके डी कक्षक के चारों, जो डी कक्षक है आपने पढ़ रखा है एसपीडीएफ, तो डी कक्षक के चारों ओर उपस्थित लिगेंडों के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। यह संबंध ही क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। धातु आयनों के संपर्क में आने के लिए लिगेंडों का ऋण सिरा धातु आयनों की ओर अग्रसर होता है। लिगेंड्स यदि उदासीन है तो उसमें द्विध्रुव के कारण ऋणात्मक सिरे की उत्पत्ति हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन तथा लिगेंड्स बंध पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। तो देखिए, इस सिद्धांत के बारे में, तो ये सिद्धांत इसी चीज़ पर डिपेंड है कि ध्यान से देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड्स बिंदु की आवेश की तरह करता है। जो लिगेंड्स होते हैं, जो सेंटर पॉइंट में जो धातु यानी डी कक्षक है उसके चारों तरफ, यानी कि लिगेंड्स बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है और धातु आयनों के संपर्क में आने के लिए, और धातु जो आयन है डी ब्लॉक में अधिकतर धातु हैं, तो धातु आयनों के संपर्क में आने के लिए लिगेंडों का ऋण सिरा, जो लिगेंड्स हैं उनका जो ऋण सिरा होता है आयनों की ओर अग्रसर होता है। जो धातुओं के सिरे के लिए अग्रसर होता है यानी आगे बढ़ता है। लिगेंड्स यदि उदासीन होता है, अगर लिगेंड्स उदासीन है तब उस उदासीन होने के पश्चात उसमें द्विध्रुव के कारण या डाइपोल के कारण ऋणात्मक सिरे की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि ऋणात्मक उदासीन होता है तो कोई सिरा नहीं होता है, मगर अगर द्विध्रुव के कारण ऋणात्मक सिरा बन जाता है या उत्पत्ति हो जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन तथा लिगेंड्स बंध को पूर्ण रूप से आयनिक होता है। देखिए, धातु आयन के कक्षक तथा लिगेंडों के कक्षक आपस में संयुक्त नहीं होते। जो धातु आयन हैं
और कक्षक यानी धातु के आयन और कक्षक तथा लिगंडों के कक्षक आपस में संयुक्त नहीं होते, यानी कि एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, संयुक्त नहीं होते हैं। संकुल निर्माण के लिए धातु आयन के डी कक्षकों का लिगंडों की उपस्थिति में विपाटन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है आपका कि जैसे H2O और NH3, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन है ये आपको आयन धनात्मक आयन रखता है और ऑक्सीजन ऋणात्मक आयन रखता है। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन क्या करता है, देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आपने पढ़ रखा है कि आयनिक बॉन्ड वॉन्डों के बारे में आपने पढ़ रखा है कि जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलाइज करते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भी हम जो लिगेंड्स हैं यानी कि ऑक्सीजन की ओर अग्रसर करता है, यानी कि ठीक है। या NH3 अमोनिया का है, NH3 तो आपको पता ही है इनके बॉन्ड बनने का प्रोसेस कि हाइड्रोजन देते हैं और नाइट्रोजन लेता है। तो इसमें ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। तो उदासीन अणु बताया था कि उदासीन अणु हैं तो उनमें डाइपोल के कारण उनमें सिरे बन जाते हैं और वो अग्रसर होते हैं सेंटर पॉइंट की ओर, तो उदासीन अणु का डाइपोल के रूप में। अब देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कुछ मुख्य परिकल्पनाएं हैं जो इस तरीके से हैं, निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1, संकुल निर्माण में उपयुक्त लिगेंड्स ऋण आयन जैसे Fe यानी कि हैलोजन तत्व दे रखे हैं, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड आदि। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, साइनाइड है, इनमें ऋणात्मक सिरा आदि या द्विध्रुव मुक्त उदासीन अणु जैसे NH3 जल आदि होते हैं। या तो आपके ऋणात्मक एलिमेंट्स होंगे या फिर द्विध्रुव वाले एलिमेंट यानी कि कंपाउंड्स दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक संकुल केंद्रीय धातु आयन तथा केंद्रीय धातु आयन को घेरे हुए लिगेंड्सों का संयुक्त समूह होता है। सेकंड पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट देखिए, धातु आयन तथा लिगेंडों द्वारा संकुल निर्माण के समय लिगेंड बिंदु आवेश के समय में अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से धातु आयन की ओर अग्रसर होता है। यानी कि धातु आयन है लिगेंडों द्वारा संकुल निर्माण के लिए, जो संकुल निर्माण होता है यानी कि कंपाउंड्स बनता है, तो लिगेंड्स बिंदु आवेश के रूप में अपने ऋणात्मक सिरे की ओर देखिए, दोबारा देखिए इसको, धातु आयन अपने लिगेंडों द्वारा संकुल निर्माण के समय लिगेंड्स बिंदु आवेश के रूप में अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि जो सेंट्रल पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु है उसकी ओर क्या होता है, ऋणात्मक सिरे अग्रसर होते हैं, धातुओं के ओर अग्रसर होते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि बिंदु आवेश रूपी लिगेंडों तथा केंद्रीय धातु आयन के मध्य आकर्षण पूर्णतः वैद्युत स्थिर होता है, कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है, अतः निर्मित बंध शुद्ध आयनिक होता है। अगला पॉइंट देखिए, लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयनों की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयनों की अग्रसर होने पर यानी कि जो लिगेंड्स हैं वो केंद्रीय धातुओं की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे धातु आयन के डी कक्षकों की जो ऊर्जा है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। लिगेंडों के मार्ग में आने वाले कक्षकों की ऊर्जा में अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिगेंडों के मार्ग का निर्धारण लिगेंड्स प्रवृत्ति, आयन प्रवृत्ति तथा लिगेंड्स संख्या द्वारा होता है। अगला पॉइंट देखिए, धातु आयन के कक्षकों में ऊर्जा वृद्धि में असमानता के कारण धातु आयन कक्षक भिन्न ऊर्जा समूह में विभक्त हो जाते हैं। ऊर्जा का यह विभाजन
संकुल की ज्यामिति के अनुरूप विभिन्न प्रकार से होता है। तो देखिए मैंने आपको इसका डायग्राम दे रखा है कि एनर्जी आपको डी कक्षक में देखिए, डी में आपके 5 कक्षक होते हैं, आप लोगों ने दे रखा है। तो देखिए 5 कक्षक हैं। तो देखिए डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड 3 दे रखे हैं। और नीचे देखिए आपका दे रखा है डी जेड स्क्वायर कॉमा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसको देखिए डी कक्षक की ओर जाता है तो ये 2 सिरे हैं वो ऊपर जाते हैं और जो 3 सिरे हैं वो नीचे, ठीक है। 111 जो हैं वो आपके नीचे और 11 ऊपर। तो ये वाले कंडीशन यहाँ देखिए कि आपके डी जेड स्क्वायर कॉमा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये वाले यहाँ जाते हैं कि डी एक्स वाई कॉमा डी एक्स जेड कॉमा डी वाई जेड। अब देखिए ये अपना खुलते हैं। तो देखिए इसमें से देखिए कि डी एक्स वाई और या डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इसमें देखिए इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब और नीचे आपके डी जेड स्क्वायर। अब इसका और इसका यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ क्रॉस करता है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ डी एक्स वाई, यहाँ डी एक्स वाई और यहाँ डी जेड स्क्वायर और यहाँ आपके डी एक्स जेड और डी वाई जेड और यहाँ से आपका डी एक्स जेड और डी वाई जेड। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनता है संकुल कंपाउंड्स के, यानी कि क्रिस्टलीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्रिस्टल संरचना बन रही है, इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करते जाते हैं और क्रिस्टल थ्योरी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है।